नमस्कार दोस्तों, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फांसीवाद का दूसरा पार्ट। फांसीवाद की जो पहले पार्ट में हमने मुसोलिनी के बारे में पढ़ा था कि उसकी क्या क्या नीतियाँ थी, फांसीवाद के क्या क्या सिद्धांत थे और किस तरह वो एक तानाशाह शासन स्थापित करना चाहता था इटली में। और इसका कारण भी था कि जो फांसीवाद है वो इटली में क्यों उदय हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी इटली में कि वहाँ फांसीवाद शुरू हुआ। इटली का जो आर्थिक स्थिति थी और इटली की सरकार की जो असफलता थी वो फांसीवाद के उदय के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी मित्रों। तो अब हम बढ़ते हैं उसके आगे कि जब इटली की जो सरकार थी उसने जब मुसोलिनी की बात नहीं मानी तो मुसोलिनी ने क्या किया। मुसोलिनी ने मांग रखी थी कि इटली की सरकार के अंदर जो कैबिनेट है उसके अंदर फासिस्ट के 5 सदस्यों को नियुक्ति दी जाए। अच्छा, और इटली में आर्थिक सुधार किया जाए, इसके अलावा इटली में चुनाव करवाए जाए। ये क्या थी मुसोलिनी की मांगी थी इटली के सरकार से। अगर उसने कहा कि अगर इटली की सरकार ने मेरी ये मांगे नहीं मानी तो मैं रोम पर आक्रमण कर दूंगा। तो इटली की सरकार ने जब मुसोलिनी की ये मांगे नहीं मानी तो मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर आक्रमण कर दिया। इस समय जो मुसोलिनी का सेना का प्रधान सेनापति था वो था डियाज। कौन था मित्रों? डियाज। ये क्या था? मुसोलिनी की सेना का प्रधान सेनापति था। मुसोलिनी का प्रधान सेनापति। तो इसने रोम पर आक्रमण कर दिया और इस तरह क्या है कि जो इटली के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था फैक्टा, उन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मतलब मुसोलिनी की सरकार स्थापित होती है। जो इटली का जो शासन होता है मुसोलिनी के हाथ में आ जाता है मित्रों, और वो शासन में नए अंगों का निर्माण करता है। ये नए अंग कौन कौन से होते हैं? 3 अंग होते हैं और पहला इसमें होता है मिनिस्ट्री। कौन सा होता है? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में क्या होता है? मिनिस्ट्री में फासिस्ट लोगों को ही शामिल किया जाता है। केवल मिनिस्ट्री में केवल फासिस्ट लोगों को ही शामिल किया जाता है। यह एक प्रकार की कैबिनेट थी। आज जिस तरह अपने मंत्रिमंडल होता है, सबसे पहले जैसे लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर भी कुछ मंत्री जो विश्वास पात्र होते हैं प्रधानमंत्री के, उन्हें मंत्रिमंडल की संख्या दी जाती है। बस वही बात थी यही भी। उसने अपने कैबिनेट स्थापित की, मिनिस्ट्री स्थापित की, और इसमें क्या है कि फासिस्ट लोगों को ही शामिल किया। दूसरा जो अंग था उसका नाम था ग्रांड काउंसिल। ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। फासिस्ट पार्टी। तो ये जो अंग था इसका क्या मतलब, इसके अंदर क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये एक फासिस्ट दल की सर्वोच्च समिति थी, यानी कि सबसे बड़ी समिति थी, और इसका प्रधान मुसोलिनी था। इसमें भी मतलब 25 फासिस्ट सदस्य थे। इसमें भी फासिस्ट सदस्य थे मित्रों। कितने थे? 25 फासिस्ट सदस्य थे इसमें, और इसका नाम क्या था? ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। अब तीसरा जो अंग था मित्रों, वो तीसरा अंग कौन सा था? जो मुसोलिनी ने सरकार बनाई उसका तीसरा अंग था पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या था? 2 सदन थे मित्रों। 2 सदन थे। एक का नाम था प्रथम सदन, जिसको सीनेट कहते थे, और एक था द्वितीय सदन। इसको क्या कहते हैं? चैम्बर ऑफ डेयूडीज। चैम्बर ऑफ डेयूडीज। चैम्बर ऑफ जो डेयूडीज थी, इसके अंदर क्या था मित्रों? ये द्वितीय सदन था, और
प्रथम सदन था सीनेट। तो जो द्वितीय सदन था उसको प्रथम सदन था ये जिसको हम सीनेट कहते हैं, ये उच्च सदन था और इस सदन के सदस्यों की नियुक्ति मुसोलिनी खुद करता था। और ये सदस्य क्या है, जो आजीवन ही इस सदन के सदस्य रहते थे। अब चैम्बर ऑफ डेयूडीज क्या चीज़ थी, ये कैसा सदन था। इस सदन के चुनाव के लिए 400 सदस्यों की एक सूची जारी करती थी। 400 सदस्यों की एक सूची जारी की जाती थी और इस सूची पर जो है इटली की जो जनता थी उसका मत लिया जाता था। उसके पक्ष में या विपक्ष में इटली की जनता को मत देने के लिए कहा जाता था। इसी तरह द्वितीय सदन के जो सदस्यों की नियुक्ति है वो ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा की जाती थी। तो मित्रों, इन तीनों ही सदनों को देखकर ऐसे लगता है कि शासन जो था वो पूरी तरह मुसोलिनी के नियंत्रण में था। ये जो मतलब पार्लियामेंट इसमें बनाई, इसने ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाई, बाकी इस पर नियंत्रण कोई जनता का इससे कोई लेना देना नहीं था, जनता का कोई इसमें प्रतिनिधि नहीं था। ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ मुसोलिनी की दिखावे की सरकार थी। बाकी सारे काम किसको करने थे, मुसोलिनी को करने थे। जनता का यहाँ कुछ नहीं चलने वाला था। वैसे भी फासिज्म के सिद्धांतों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि ये जो मुसोलिनी था ये लोकतंत्र का विरोधी था। तो प्रतिनिधित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता मित्रों। अब हम जो मुसोलिनी की गृह नीति है उसके बारे में जानते हैं कि उसकी गृह नीति कैसी रही, उसे गृह नीति को कैसे संभाला, इटली की जो आर्थिक स्थिति है उसको कैसे मजबूत करने की कोशिश की। इटली की एक मोटर कार उत्पादक कंपनी जो आज भी चल रही है मित्रों, जिसका नाम है फिएट। क्या नाम है, फिएट। ये क्या है, मुसोलिनी के टाइम में ही प्रगति की इसने, इस कंपनी ने, जो आज भी चल रही है। और मुसोलिनी ने जो अपना गृह मंत्री है वो बनाया डिस्टोफनी को। किसको बनाया मित्रों, डिस्टोफनी को मुसोलिनी ने अपना गृह मंत्री बनाया, डिस्टोफनी को। इसी तरह मित्रों ये क्या आगे बढ़ता गया और फिर इसने बड़े बड़े समझौते किए और एक इसने किया लैटर्न समझौता। ये लैटर्न समझौता में इसने किया पोप के साथ। हमने नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कॉनकॉर्डेटा समझौता, वैसा ये एक लैटर्न समझौता मुसोलिनी ने पोप के साथ किया। और ये पोप कौन से थे, ये पोप पायस 11 थे मित्रों, इनके साथ इसने समझौता किया। और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो किए गैस्पारी ने। गैस्पारी नाम का एक व्यक्ति था जो मुसोलिनी का सहयोगी था, इसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर क्या मित्रों, एक समझौता और होता है जिसका नाम है कार्डिनल समझौता। ये समझौता भी मतलब पोप या धर्म के लिए ही होता है। वेटिकन सिटी जो आज भी रोम में दुनिया का सबसे छोटा देश है और वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश मान लिया गया इस समझौते के अनुसार। और इटली में कैथोलिक धर्म को मान्यता दी गई, इटली में कैथोलिक धर्म को मान्यता दी गई कार्डिनल समझौते के अनुसार। अब मित्रों हम देखते हैं कि मुसोलिन का जो शासन था तो उसने आतंक कैसे, वहाँ की जो प्रजा थी उसमें आतंक कैसे फैलाया, मतलब उसमें आतंक का राज्य कैसे स्थापित किया। तो पहले इसमें एक नाम आता है मित्रों, स्केवड्रिन। ये स्केवड्रिन क्या था मित्रों, ये स्केवड्रिन था कि एक विद्वान हुए लैंगसम, जिनका नाम पहले भी है, लैंगसम के अनुसार कि स्क्वाड्रिन की उन्होंने परिभाषा दी है। लैंगसम कहते हैं कि स्क्वाड्रिन को जो नीति है वो फासिस्ट पार्टी के लोगों द्वारा अपनाई गई। इटली की जो सामान्य जनता है उसे आतंकित करने के लिए जो नीति अपनाई गई फासिस्ट दल के लोगों द्वारा, उसे स्क्वाड्रिन कहा गया। यानी कि ये जो मुसोलिनी की सरकार है, फासिस्ट जो दल था मुसोलिनी का जिसका वो हेड था, वो क्या था, लोगों में आतंक बनाकर रखना चाहता था, अपना डर बनाकर रखना चाहता था। मित्रों इसने मतलब क्या है कि इटली में आतंक का शासन स्थापित किया, मतलब ये पूरी तरह से तानाशाह बन गया।
फिर एक शब्द आता है मित्रों ओवीरो। ओवीरो, ओवीरो का मतलब है मुसोलिनी का जो गुप्तचर पुलिस थी उसको क्या कहा गया, ओवीरो कहा गया, गुप्तचर पुलिस, इसको क्या कहा गया, ओवीरो कहा गया। इस तरह मित्रों एक शब्द और आता है इसमें, वो है ओडेस्टा। ओडेस्टा जो शब्द है वो नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर जो फासिस्ट पार्टी के लोगों को नियुक्त किया गया उसके लिए ओडेस्टा शब्द का यूज करते हैं। मगर नगर पालिकाएं जो स्थानीय स्वशासन थी वहाँ पर भी क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा दिया गया और उनके स्थान पर फासिस्ट पार्टी के लोगों को नियुक्त किया गया। इस तरह शासन के जगह जगह मतलब मुसोलिनी ने अपना नियंत्रण स्थापित किया प्रत्यक्ष रूप से, और जो जनता का निर्वाचन था, प्रतिनिधित्व था शासन में, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब मित्रों बात करते हैं फासिस्ट युवा संगठन के बारे में। तो फासिस्ट युवा संगठन ये क्या था मित्रों, किस तरह का संगठन था? तो इस संगठन में मित्रों एक था, पहला जो नाम आता है, पहली जो बात होती है वो बलीला की। अब ये बलीला क्या चीज़ थी इसके बारे में जानते हैं। बलीला ये क्या संस्था थी? बलीला, ये बलीला जो थी मित्रों ये 8 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक थे, 8 से 14 वर्ष के बालक, इनको इस बलीला संगठन में शामिल किया जाता था। बालक इस बलीला संगठन में शामिल किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं मित्रों अवानगार्डिया। ये भी एक संगठन था ऐसे ही जैसे बलीला था। अवानगार्डिया, अवानगार्डिया क्या चीज़ थी मित्रों? ये संगठन था और ये था 15 से 18 वर्ष के बालकों का संगठन। 15 से 18 वर्ष के बालकों का संगठन। ऐसे ही मित्रों जो एक तीसरा संगठन है उसका नाम था गियोवानी फासिस्ट। गियोवानी फासिस्ट, गियोवानी फासिस्ट, इसमें क्या था? ये एक ऐसा संगठन था, इसमें 18 से 21 वर्ष के जो युवा थे उनको शामिल किया गया था मित्रों। 18 से 21 वर्ष। तो मित्रों ऐसे क्या है कि इसने ये जो अलग अलग संगठन बनाए, ये क्या है कि इटली की जो जनता थी, इटली का जो युवा वर्ग था या जो बालक थे इटली के, उन सबको पूरी तरह से फासिस्ट ही बनाना चाहता था। वो ये चाहता था कि इटली का हर बंदा मेरी ही फेवर करे, मेरी ही विचारधारा का हो। वो लोगों की विचार भावनाएं सब कुछ बदलना चाहता था। जैसे कि हम पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो उसने शिक्षा दी, तो शिक्षा में भी अपनी उसने मतलब अपना जो मतलब अपनी बढ़ाई की, लोगों को अपने बारे में शिक्षा दी, युवाओं को भी, कहीं ये मेरे विरोधी ना हो जाए आगे चल के। ऐसे ही क्या इसने भी, मुसोलिनी ने भी यही किया भी, इसने जो फ्रांस इटली का जो युवा वर्ग था इसको फासिस्ट की शिक्षा दी। फिर एक मित्रों 2 संगठन और थे, एक का नाम था गियोवानी इटालियन, और एक दूसरा संगठन था उसका नाम था पीपोले इटालियन। पीपोले इटालियन। तो ये जो दोनों ही संगठन थे मित्रों, ये जो इटली की महिलाएं थी उनके लिए थे दोनों संगठन। इसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी फासिस्ट दल में शामिल कर लिया और इनके लिए भी 2 संगठन बना दिए। दोनों का नाम क्या था? गियोवानी इटालियन और पीपोले इटालियन। इस तरह के मित्रों इसने इटली की पूरी जनता को अपने ही रंग ढंग में डालने की कोशिश की। इसके बाद हम बढ़ते हैं मुसोलिनी की जो सिंडिकेट व्यवस्था के बारे में। ये सिंडिकेट व्यवस्था क्या थी? सिंडिकेट व्यवस्था के अंदर क्या था कि मुसोलिनी ने
ये इटली में लागू की। इसके अनुसार उद्योगपतियों और श्रमिकों के मध्य जो संघर्ष की भावना थी, संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसने 1926 में सिंडिकेट व्यवस्था लागू की। 1926 में लागू की, उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में संघर्ष समाप्त करने के लिए। अच्छा, इसके तहत क्या हुआ कि 1927 में मजदूर घोषणा पत्र जारी किया गया। 1927 में क्या किया गया? मजदूर घोषणा पत्र जारी किया गया। मजदूर घोषणा पत्र। मजदूर घोषणा पत्र में क्या कहा गया? मजदूर घोषणा पत्र में कहा गया कि मजदूरों को रविवार का जो अवकाश है वो सवैतनिक दिया जाएगा। तो इसने ये एक अच्छा काम किया मजदूरों के लिए। मजदूरों का सहयोग इसने प्राप्त करने के लिए काम किया कि मजदूरों को रविवार का अवकाश दिया, और वो भी सवैतनिक। तो ये थी मुसोलिनी की सिंडिकेट व्यवस्था। इसने मजदूरों के मनोरंजन के लिए डोपालो बोरा नामक संगठन बनाया, यानी कि डोपालो बोरा नामक एक संगठन बनाया मजदूरों के मनोरंजन के लिए। इसीलिए कहते हैं कि मुसोलिनी जो था वो हर जगह क्या है कि उसकी जो भी नीति थी अपने राज्य में, शासन में, वो जो भी नीति थी उसके स्वार्थ से प्रेरित थी। उसकी एक अलग विचारधारा थी जिसको उसने अपने शासन के रूप में परिणित किया था, और वह चाहता था कि इटली की हर जो सामान्य जनता है उसके इस विचार को अपनाए। मुसोलिनी की विदेश नीति के बारे में जानते हैं मित्रों। मुसोलिनी की विदेश नीति के अंदर पहला जो नाम आता है वो आता है रोड्स और डोडेकनीज का। रोड्स और डोडेकनीज। अब ये रोड्स और डोडेकनीज क्या था मित्रों? इस पर इसने अधिकार किया था। ये दो जगह का नाम है, और ये अधिकार किया था 1923 में। कैसे किया? डोडेकनीज जो एक बंदरगाह था उस तक पहुंचने के लिए इटली इन क्षेत्रों पर क्या था? अधिकार करना चाहता था। रोड्स और डोडेकनीज दोनों पर अधिकार कर लेता तो वो डोडेकनीज एक बंदरगाह था उस पर पहुंच सकता था। इसके लिए उसने 1923 में लोसाने की संधि की। अब ये लोसाने की संधि क्या थी मित्रों? 1923 में की गई है लोसाने की संधि, और ये की गई तुर्की के साथ। लोसाने की संधि किसके साथ की गई? इटली द्वारा तुर्की के साथ की गई। तुर्की के साथ की गई, और इटली ने तुर्की से ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब मित्रों नंबर 2 पे अगर हम पढ़ते हैं विदेश नीति में इसकी, तो फ्यूम की प्राप्ति कैसे हुई इटली को, अब जानते हैं। तो 1924 में क्या हुआ कि इटली ने यूगोस्लाविया के साथ एक समझौता किया। यूगोस्लाविया मित्रों एक देश है यूरोप का, यूगोस्लाविया, इसके साथ एक समझौता किया। क्या समझौता किया? कि फ्यूम का एक नगर था जिसका नाम था पोर्ट बर्शन। क्या नाम था नगर का? पोर्ट बर्शन। वो क्या यूगोस्लाविया को दे दिया, और फ्यूम बंदरगाह पर इटली का अधिकार हो गया। यानी कि यूगोस्लाविया का एक प्रमुख नगर था जिसका नाम था पोर्ट बर्शन। पोर्ट बर्शन ये किसको दे दिया? यूगोस्लाविया को दे दिया। और जो फ्यूम बंदरगाह था उस पर इटली का अधिकार हो गया। ये समझौते में ये था। अब अल्बानिया को उसने कैसे संरक्षित राज्य बनाया इटली ने, मुसोलिनी ने? तो ये 1927 में हुआ मित्रों। 1927 में क्या किया? अल्बानिया में अहमद बेग जोगू का शासन था अल्बानिया में। अहमद बेग जोगू का शासन था, वहाँ पे इसकी सरकार बनी। इटली ने 1927 में अल्बानिया से टिराना की संधि की।
टिराना की संधि कब की? 1927 में। और इस संधि के द्वारा अल्बानिया को इटली ने अपना संरक्षित प्रदेश बना लिया। ऐसे क्या है मित्रों, ये कई राज्यों को अपने अधिकार में लेता गया। फिर इसने एक भद्रपुरुष समझौता किया, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भद्रपुरुष समझौता। ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है दोस्तों, इसका नाम हम राजस्थान की हिस्ट्री में भी सुनते हैं। जब हम पढ़ते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन, तो ये जेंटलमैन एक अग्रीमेंट जो है वो हीरालाल शास्त्री और हमारे जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, उस समय में मतलब जयपुर का जो प्रजामंडल है उसकी तरफ से हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल, जिनके साथ दोनों के साथ ये मिलकर एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। यहाँ भी विश्व इतिहास में भी एक जेंटलमैन समझौता है जो 1937 में किया जाता है, और यह समझौता ब्रिटेन और इटली के मध्य होता है। 1937 में जेंटलमैन एग्रीमेंट जो इटली और ब्रिटेन के मध्य होता है, और इसमें क्या है कि इस समझौते को भद्रपुरुष समझौता कहा गया। एक विद्वान हुए हैं मित्रों गैथोल होल्डी। गैथोल होल्डी, इन्होंने इस समझौते को भद्रपुरुष समझौता कहा है। इसके बाद मित्रों एक समझौता और होता है जिसका नाम है फौलादी समझौता। फौलादी समझौता ये होता है मित्रों मई 1939 में। मई 1939 में इसके तहत क्या है, इटली और जर्मनी के मध्य ये समझौता होता है। तो इस तरह मित्रों आज हमारा जो फासिज्म है वो पूरा होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।